हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल बेटर बायोलॉजी एकेडमी पर स्वागत है। मेरा नाम नवीन है और मैं इस चैनल पर आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने इसके अंदर जो बाइनरी फिजन है या जो फिजन की जो टाइप होती है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं उसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं कि फिजन के बाद उसकी कौन सी टाइप्स आगे हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी अदर टाइप्स और मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो अपनी नेक्स्ट टाइप है वो है बडिंग। बडिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर बड बनता है और वह जो बड है वह ग्रोथ करता है और ग्रोथ करता हुआ उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है और टूटने के बाद ये बड ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है, नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो बड मीन्स स्मॉल आउटग्रोथ। बड मीन्स क्या होता है? बड मीन्स स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज प्रेजेंट ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ए स्मॉल बड ग्रोज, कोई भी जीव से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से वह ग्रो करता है ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म पर, एंड इट डिटैच इटसेल्फ टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। और यह उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होकर एक ही नया ही क्या बना लेता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अपने पास हाइड्रा है। हाइड्रा पानी, ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर एक स्मॉल बड बनता है, स्मॉल आउटग्रोथ बनती है। यह बढ़ती हुई चली जाती है और जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, ग्रो करने लग जाती है, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये पेरेंट से अलग होकर एक ही नए ही जीव में बदल जाती है, न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाती है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो। टिनी बम्प अपीयर्स ऑन पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स बड बन गया। बड ग्रो करता है एंड बड ब्रेक्स ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, और एक नया ही हाइड्रा बना लेता है। तो ये अपने पास एक एग्जांपल है हाइड्रा का। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास बडिंग के अंदर ही। बडिंग के अंदर अपना नेक्स्ट एग्जांपल आता है यीस्ट के अंदर। यीस्ट एक फंगस है। यीस्ट क्या है? यीस्ट इज ए फंगस है। फंगस आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ठीक है, यानी ये ऐसे जीव हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं। इन्हें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो अपने पास ये जो एग्जाम्पल है, ये ईस्ट का एग्जाम्पल है। ईस्ट में हम देखेंगे कि ईस्ट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये जो पेरेंट सेल होती है। इस पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एलोंगेट होता है, और फिर क्या बना लेता है? एक छोटा सा बड बनाता है, फॉर्मिंग ऑफ न्यू बड्स। इसके बाद यह बड जो है ग्रो करता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो जाता है। धीरे धीरे करके इस पेरेंट सेल से ही, इस पेरेंट ईस्ट से ही क्या बनने लग जाती हैं? न्यू डॉटर सेल्स बनने लग जाती हैं, नए ईस्ट बनने लग जाते हैं और यह एक चेन बना लेता है। और ये जो अलग अलग जो
फंगस यहाँ पर बना है, अलग अलग ये जो फंगस सेल्स यहाँ पर बनी है, ये फंगस सेल्स क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और उससे नया ही क्या बन जाता है, नया ही फंगस तैयार हो जाता है, नए जीव बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपने पास ये थी बडिंग। बडिंग हमने हाइड्रा के अंदर पढ़ी है, और बडिंग अपने पास दूसरी है यीस्ट के अंदर। यीस्ट आपने आमतौर पर देखा भी होगा, फंगस आपने देखा भी होगा कि ये अपने पिकल्स पर लग जाता है, अचार पर लग जाता है। आमतौर पर अपनी जो रोटी होती है, रोटी के ऊपर भी आपने आमतौर पर देखा होगा 3-4 दिन के बाद एक रोटी पर भी क्या जमने लग जाती है, एक फोम सा, रुई सी जमने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये उन पर क्या आ जाता है, थोड़े दिन बाद ग्रो करने लग जाता है। तो ये अपने पास एग्जाम्पल थे किसके, ये अपने पास एग्जाम्पल थे बडिंग के। नेक्स्ट है अपने पास, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने किस किस के अंदर बडिंग पढ़ ली है। एक तो अपने हाइड्रा के अंदर पढ़ी है बडिंग, और दूसरी अपन ने ईस्ट के अंदर बडिंग पढ़ी है। नेक्स्ट प्रोसेस जो अपनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स का मतलब है कि ये जो है इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी जो स्पोर्स जो है, स्पोर्स संख्या में अधिक होते हैं, और संख्या अधिक होने के कारण ये जो है एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी जीवित रह सकते हैं, एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड होता है, यह है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के जीवों के अंदर पाया जाता है। तो दिस मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। यह जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होती है। एंड इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। ये जो होते हैं स्पोर्स, इन्हें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट in asexual reproduction spores are the reproductive units. Next है अपने पास when these spores case of the plant burst, these spores travel in air and land on food or soil. तो जब भी स्पोर बाहर आते हैं तो ये स्पोर्स जो है प्लांट्स के अंदर स्पोर्स ट्रेवल करते हैं विद द मीडियम क्या हो सकता है, एयर हो सकती है, लैंड हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये स्पोर्स क्या कर जाते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं। हेयर दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट हो जाते हैं और नए ही क्या कर लेते हैं, न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं, नए प्लांट बनाने लग जाते हैं। इसके अंदर जो अपना एग्जाम्पल है फंगस जो हमने पढ़ा था ये वाला, उसके अंदर एक फंगस आता है जिसका नाम है राइजोपस। उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन पाई जाती है, यानी ये स्पोर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकंड है अपने पास म्यूकर भी एक ऐसा फंगस है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोस्तों ये हमें ये ध्यान रखना है कि यीस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बडिंग के द्वारा, और जो अपने पास फंगस अदर फंगस है जैसे राइजोपस, म्यूकर, इनके अंदर जो बनते हैं वो स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट ऑल्सो जर्मिनेट्स इन द एडवर्स कंडीशन, और ये अधिक हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। इसके अंदर जो पानी है वो पानी यदि कम मात्रा में भी है तो भी अपने आप को ये क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं उस कंडीशन के दौरान। तो आपको पता चल गया होगा कि स्पोर क्या होते हैं और स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये जो जीव बनेंगे ये स्पोर बनाएंगे और उस स्पोर से अदर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, यानी डॉटर जो सेल्स होंगी वो तैयार हो जाएंगे। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, हमने दिखा रखा है यहाँ पर
राइजोपस। राइजोपस के अंदर ये राइजोपस का डायग्राम है। अब ये एक फंगी है, ये एक फंगी है या फंगस है। ये फंगस किसी मॉइस्ट जगह पर, किसी मॉइस्ट जगह पर क्या कर रहा है, मॉइस्ट जगह पर ये ग्रो कर रहा है। तो ये जब ग्रो करता है तो इसके अंदर हाइफी बनती है। हाइफी, हाइफी क्या होती है? हाइफी आर द फिलामेंटियस स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ए फंगी। इसके बाद देखेंगे हम कि हाइफी के ऊपर की ओर एक स्पोरेंजियम पाया जाता है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। सेक यानी जैसे हम कोई थैला मान ले, जैसे थैले के अंदर हम कोई वस्तुएं रखते हैं या कोई सामान रखते हैं, वैसे ही ये स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स। और ये स्पोर्स ही क्या है? ये स्पोर्स ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। ये स्पोर्स ही क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। और ये स्पोर्स आगे जाकर क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स आगे जाकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, नया जीव बनाते हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन होती है, उस स्पोर फॉर्मेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कौन सी होती हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम से क्या लगी रहती है? हाइफी। हाइफी क्या है? एक फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है। और हाइफी जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है सेप्टेट, सेप्टेट, दूसरी होती है नॉन सेप्टेट। एक होती है सेप्टेट, एक होती है नॉन सेप्टेट। सेप्टेट मीन्स यदि हाइफी की जो सेल्स हैं, हाइफी की जो सेल्स हैं, उनके अंदर यदि क्या बन रहा है? उनके अंदर यदि क्या बन रहा है? सेप्टा बन रहा है। ऐसे इस तरीके से यदि सेप्टा बन रहा है यानी सेल्स अलग अलग मौजूद हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सेप्टेट। क्या कहेंगे? सेप्टेट यानी सेप्टा प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। और यदि इस हाइफी की सेल्स के अंदर कोई भी सेप्टा नहीं बन रहा है, यानी केवल इलोंगेशन एक सेल ही कर रही है, लंबी एक सेल ही चल रही है, तो इस कंडीशन को फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे? नॉन सेप्टेट। तो फ्रेंड्स यदि यह लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो इसमें हम सेप्टेट और नॉन सेप्टेट फंगस के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाइफी के अंदर सेप्टेट और नॉन सेप्टेट क्या होता है और स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोर्स क्या होते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका था अपने पास? ये एग्जाम्पल था राइजोपस का। आगे अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो है अपने पास रीजनरेशन। अगली टाइप जो है अपने पास स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट टाइप कौन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? रीजनरेशन। री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन एंड जनरेशन मीन्स, जनरेशंस मीन प्रोडक्ट, प्रोड्यूस, यानी दोबारा किसी चीज का बन जाना क्या कहलाएगा? रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स दोबारा बनना। तो यह भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कई बार कि अपने पास जो छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ होती है और वो छिपकली की पूंछ अपने आप ही क्या हो जाती है? कट जाती है, उसके शरीर से अलग हो जाती है। यह उसके शरीर का एक गुण है कि वो जब भी मान लो कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी या किसी से बचाना चाहेगी अपने आप को, स्वयं को ही, तो वो खुद ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है। इसके उस गुण को ऑटोटोमी कहा जाता है। ऑटोटोमी, ऑटोटोमी। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब छिपकली की पूंछ उसके शरीर से अलग हो जाती है तो उसकी जगह पर एक छोटी सी पूंछ थोड़े दिन बाद आ जाती है, तो यह रीजनरेशन है। लेकिन वो एक कंप्लीट रीजनरेशन नहीं है। इसके बाद हमारे शरीर में कभी मान लो हमें चोट लग जाती है या हमारे शरीर में कुछ घाव हो जाता है, तो हमारे जो शरीर की जो सेल्स हैं उस घाव को धीरे धीरे क्या कर देती हैं? भर देती है, यानी वो उस घाव को एकदम ही ठीक कर देती हैं। तो ये भी एक रीजनरेशन है। यानी हमारे अंदर रीजनरेशन जो है वो कंप्लीट रीजनरेशन नहीं पाया जाता है। हमारे अंदर जो रीजनरेशन होता है वो
इनकम्प्लीट है, यानी पूर्ण रूप से नहीं है। यानी अगर यदि हमारे शरीर का कोई भाग या कोई पार्ट जो है वो अलग हो जाए तो वो पूर्ण रूप से नहीं आएगा, यानी कंप्लीटली वो पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि हमारे चोट लग जाए या हमारे घाव हो जाए तो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेशन, इसे भी हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। तो देख लेते हैं। लेकिन यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, यह अधिक होता है और अधिक तेजी से होता है। चलो देखते हैं आगे कि रीजनरेशन क्या है। इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ द बॉडी ऑफ ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म गेट्स कट, यदि कट हो जाती है, देन ईच कट पार्ट कैन रीजनरेट एंड फॉर्म ए वोल न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी यदि कोई जीव है अपने पास और उस जीव की क्या हो गई है, बॉडी कट गई है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एंड फॉर्म ए वोल न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, उसके शरीर के टुकड़े से, उसके शरीर के किसी भी टुकड़े से पूरा का पूरा जीव बन गया। तो इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। This happens because when the body of an organism that can undergo regeneration gets cut out, then the cells divide rapidly and form a ball of cells। यानी इसके अंदर क्या बता रखा है कि यदि किसी जीव के शरीर का कोई भाग कट गया तो उस भाग से पहले क्या आएगा, उस भाग पे पहले सेल्स आएंगी और वो सेल धीरे धीरे क्या बना लेंगी, धीरे धीरे वो एक मास बना लेंगी, सेल्स का मास ऑफ सेल्स बना लेंगी, मास ऑफ सेल्स। और ये मास ऑफ सेल्स धीरे धीरे क्या करने लगेगा, अपने उसी जगह पर जाने लगेगा। ये सेल्स उसी जगह पर मूव करने लग जाएंगी जिस जगह पर क्या हुआ है, वो पार्ट कटा है। These cells then move to their proper place to form an organ and body parts। और धीरे धीरे ये सेल्स क्या कर लेंगी, शरीर का वो कंप्लीट भाग बना लेंगी जो वहां से कटा था या वहां से अलग हुआ था। रीजनरेशन अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हमने बताया कि यह प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल है अपने पास हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाइड्रा के अंदर क्या पढ़ी थी, बडिंग। लेकिन हाइड्रा के अंदर क्या पाया जाता है, रीजनरेशन भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को, कि हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होती है, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है अपने पास प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया प्लेनेरिया ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जिसके अंदर रीजनरेशन पाई जाती है। देखते हैं हम, प्लेनेरिया का डायग्राम आ गया अपने पास। इस प्लेनेरिया के डायग्राम को हम देख लेते हैं। देखो ये है अपने पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कुछ इस तरीके का है, ये एक फ्लैट वॉर्म है। इसके अंदर जब भी हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो जितने भागों में हमने प्लेनेरिया को काटा है उसके हर पार्ट से, जैसे मान लो हमने इस डायग्राम के अंदर इसके दो पार्ट्स कर दिए हैं, तो इसके दो जो पार्ट्स हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और उस हर पार्ट से, ईच पार्ट से क्या बन जाएगा, एक न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा, न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको काटा वैसे ही क्या बन गए, अलग अलग प्लेनेरिया बन गए। नेक्स्ट है अपने पास अगली जो टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। अपने पास जो नई नेक्स्ट जो अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टाइप है रीजनरेशन के बाद, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मीन्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स मीन्स आपको पता है टुकड़ा, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा। तो जब भी हम किसी जीव के टुकड़े करेंगे तो उस हर टुकड़े से क्या बने, एक टुकड़े से क्या बने, एक नया जीव बने। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। और यह केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। हमने पीछे पढ़ा था रीजनरेशन में कि रीजनरेशन किस में होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जीवों के अंदर। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसके अंदर हो रही है, मल्टी सेलुलर के अंदर। मल्टी सेलुलर जीवों के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट रीजनरेशन नहीं पाई जाती है। लेकिन जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कंप्लीट रीजनरेशन पाई जा रही है।
ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन यह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। बी इट प्लांट्स और एनिमल्स, ये हैं प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये अपने पास एनिमल्स भी हो सकते हैं। आगे इन दिस प्रोसेस द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। जब भी कोई मल्टीसेलुलर जो जीव है वो क्या होगा, वो जैसे ही मैच्योरेशन पर आएगा, जैसे ही मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आगे जाके 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उस हर पार्ट से क्या बन जाएंगे, उस हर पार्ट से एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ईच पीस देन ग्रोज इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया जीव बना लेगा। जैसे एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज ए प्लांट एंड सी एनिमोन, सी एनिमोन भी एक जीव है, एनिमल है, विच इज ए सी एनिमल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हर एक टुकड़ा क्या बनाएगा, एक नया ही जीव बनाएगा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सी एनिमन एंड स्पायरोगायरा। नेक्स्ट है अपने पास कि हम देख लेते हैं कि अपने पास एक डायग्राम है, ये एक स्पायरोगायरा है कि ये स्पायरोगायरा के अंदर ये मैच्योरेशन है और जैसे ही हम इसके टुकड़े करेंगे, यानी ये मैच्योर होने के बाद जितने इसका टुकड़ा होगा उतने ही क्या बन जाएंगे, उतने ही न्यू स्पायरोगायरा बन जाएंगे, स्पायरोगायरा बन जाएंगे, नए जीव बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर नए जीव कैसे बनते हैं और ये फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपने पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह दो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हमने एक लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो एक प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक प्लांट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स इन ए प्लांट। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और सेकंड पार्ट जो होता है अपने पास वो होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। एक है अपने पास रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक है अपने पास वेजिटेटिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो अपने पास है फ्लावर, और फ्लावर मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने हमारा फ्लावर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ उससे हेल्प मिलेगी। और आपको वो जो फ्लावर वाला है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पार्ट्स आपको पता चलेंगे और वो कैसा होता है, एक फ्लावर कैसा होता है उसके अंदर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है अपने पास कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जैसे इसका स्टेम, जैसे इसकी रूट, जैसे इसके लीव्स, तो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर पहला है स्टेम, दूसरा है रूट, तीसरे हैं लीव्स। तो यदि कोई भी प्लांट क्या करे, वेजिटेटिव पार्ट से ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा कि प्लांट्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट वाला जो भाग है, यदि उससे किससे, स्टेम से हो, रूट से हो, लीव से हो, यदि इन पार्ट से क्या होगी, यदि इन पार्ट से रिप्रोडक्शन होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्टेम, रूट्स एंड लीव्स गिव्स राइज इन न्यू प्लांट्स। यानी यदि स्टेम से नया प्लांट बन जाए, रूट से नया प्लांट बन जाए, लीव से नया प्लांट बन जाए, तो इसे यदि इन भागों से क्या बन जाए, नए प्लांट बन जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं वो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स
इस लेक्चर में हमने आपको बडिंग पढ़ाई। अब बडिंग के बाद हमने आपको स्पोर फॉर्मेशन बताई। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमने आपको फ्रेगमेंटेशन बताई। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने आपको थोड़ा सा जर्नल इंट्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी दिया है। तो अब जो अपने पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से आपसे चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम बस इतना ही, इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, हमारे बेटर बायोलॉजी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।